जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की। कुल मिलाकर के प्रागैतिहासिक काल क्या था उस पर ही हम डिटेल बात करेंगे और उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी संस्कृतियां आती है जो आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल की तो ये आपके प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है और हिस्ट्री की जो है तीसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा इतिहास के बारे में आप जानते हो कि मानव सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना है और इतिहास का विभाजन आप प्रागैतिहासिक काल में भी देखते हो, आद्य ऐतिहासिक काल में भी देखते हो और ऐतिहासिक काल में भी देखते हो। तो थोड़ा सा समरी समझ लो, इतिहास का विभाजन देख लो। ठीक है, इतिहास का विभाजन, तो इतिहास का जो विभाजन है ना वो तीन भागों में किया गया है। एक आपका बेटा प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल है, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक है, दूसरा आद्य है और तीसरा ऐतिहासिक है। कौन सा बेटा? ऐतिहासिक। ठीक है, ये पता है आपको बस, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा जल्दी से देखना होगा। तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल में किया गया। प्रागैतिहासिक काल एक्चुअली होता क्या है इसे समझ लो बेटा। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिस काल के जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, और मिले कौन है? केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। मतलब जिस काल के आपको पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिलेंगे और उसी के आधार पर उस समय की संस्कृति क्या थी, लोग क्या थे, रहन सहन कैसा था, विभिन्न पक्षों को आप समझने का प्रयास करते हैं, तो वो बेटा आपके प्रागैतिहासिक काल में आता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है? तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य। तो यहाँ पर भी आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे प्लस साहित्यिक साक्ष्य भी मिलेंगे। साहित्यिक साक्ष्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य को तो हमने सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, लेकिन जो बेटा साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना उन्हें अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। बात समझ रहे हो ना? साहित्यिक साक्ष्य जो है उन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, और ये जो टाइम पीरियड है ना ये बेटा आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब अगर आप ऐतिहासिक काल में जाना चाहो तो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर मिलेंगे, साहित्यिक साक्ष्य भी मिलेंगे यहाँ पर आपको देखने को। इसके बाद जो है विदेशियों का विवरण भी मिलेगा। ठीक है, विदेशियों का विवरण भी मिलेगा, और इन सब को हम पढ़ पाए हैं, वो आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है। मतलब प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य मिले, उन्हीं के आधार पर क्या सभ्यता थी, कैसा वगैरह वगैरह जानकारी मिली। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए। उस आधार पर वो जो टाइम पीरियड था आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में क्या है बेटा, पुरातात्विक, साहित्यिक हो, विदेशी का विवरण, सबको हमने पढ़ लिया, जांच लिया, समझ लिया, तो वो आपका क्या कहलाता है? ऐतिहासिक। तो हम बात किस पे करेंगे? प्रागैतिहासिक काल पे, यहाँ पे लिखा भी है, और इसकी संस्कृतियों पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं एक एक को। एक्चुअली क्या था ना, ये थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी था, तब तो समझ पाते ना ये प्रागैतिहासिक कहाँ से आ गया, फिर आद्य ऐतिहासिक क्या है ना, ऐतिहासिक क्या है। तो इसको जानने के लिए इस चार्ट की मदद लेनी पड़ी। अब हम जो है कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी इसी का भाग था, अलग नहीं था। अब आप जानते हो अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विभाजन है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हो कि प्रागैतिहासिक काल में अधिकांश जो उपकरण मिलते थे, जो भी थे, वो आपको या तो पत्थर के मिलते थे ज़्यादातर, और जो आवास वगैरह बने होते थे, घर बने होते थे, वो भी पत्थर के बने होते थे। तो कुल मिलाकर ये जो टाइम पीरियड था ना, पत्थरों का टाइम पीरियड था। तो अब इसी पर हम बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो उपकरण हैं, चाहे अपने सुरक्षा के लिए हो या अपने किसी कार्य के लिए हो, ठीक है, वो सब पत्थर के बने होते थे। घर जो थे वो भी विशेष करके पत्थर के ही बनाए जाते थे। तो इस पूरे काल को हमने क्या नाम दे दिया? पाषाण काल ही दे दिया। मतलब प्रागैतिहासिक काल में अधिक से अधिक देखने का मिला प्रयोग पत्थर का, और ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर आपके प्रयोग कहाँ हुए? या तो उपकरण बनाने में प्रयोग कर लिए गए, या तो घरों के निर्माण में और अन्य कार्यों में इनका प्रयोग हुआ। तो इस टाइम पीरियड में अधिक से अधिक पत्थर का हुआ प्रयोग,
इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया पाषाण काल। क्या रख दिया गया बेटा? पाषाण काल। तो अब पहले भैया पाषाण काल पे बात कर लेते हैं। ये सब पूरा आपका मामला प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही है, क्योंकि पत्थर को ही साक्ष्य के रूप में हम लेकर के चल रहे हैं। तो पाषाण कालीन उपकरणों के भेद के आधार पर, अब भैया पाषाण काल में भी उपकरण थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम बदलता गया तो जो पत्थर के औजार बनाए गए थे उनमें थोड़ा संशोधन होता रहा, ठीक है, ज्यादा धारदार बनते रहे, ये सारी बातें जो है देखने को मिली। अब हम बात कर लेते हैं पाषाण काल की, ठीक है। तो बेटा पाषाण कालीन जो उपकरण थे उनका प्रयोग देखने को मिला, इसलिए जो पाषाण काल संस्कृति थी ना उसे 3 भागों में बांट लिया गया। मतलब पाषाण काल पे हम आ गए, अब इसे हम 3 भागों में बांट करके देख लेते हैं। हाँ तो चलो देखते हैं। तो पाषाण कालीन संस्कृति को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने क्या किया बच्चों, 3 भागों में जो है बांट लिया। पहला आपका क्या है? पहला है आपका जो है पूरा पाषाण काल। क्या बेटा? पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये इसके पास में ले आओ, पाषाण काल। दूसरा वाला है बेटा मध्य, ठीक है, कौन सा है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। कौन है बेटा? नव पाषाण काल। इसमें भी लिख देता हूं मध्य पाषाण काल। कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक पत्थरों का हुआ प्रयोग, लेकिन जो उपकरण बनाए गए थे ना वो अलग अलग तरीके के बनाए गए। तो जो एक प्रकार के थे वो आपके पूरा पाषाण काल में जो बहुत पुराने वाले थे, थोड़ा संशोधित वर्जन वाले आए वो आपके मध्य में आ गए, और जो नवीन नवीन प्रकार के आए वो नव पाषाण काल में आ गए। इतनी सी बात है यहाँ पर। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे भैया पूरा पाषाण काल की, ठीक है। तो चलिए पूरा पाषाण काल को देखते हैं। बेटा एक्चुअली पूरा पाषाण काल में होता क्या है? तो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य होता है उसके द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले उपकरण थे ना वो विशेष करके जो है पत्थर के होते थे और उतने अच्छे नहीं होते थे। लेकिन क्या होता है ना कि पत्थर के उपकरण तो थे, लेकिन उसके आधार पर भी इस काल को 3 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि उस समय की जो जलवायु थी ना बड़ी परिवर्तनशील हुआ करती थी। तो आपका जो बेटा पूरा पाषाण काल है इसमें भी पत्थर का ही प्रयोग है भाई। तीनों कालों में आपके जो है पत्थर का ही प्रयोग है। तो यहाँ पर भी पत्थरों का ही प्रयोग है। तो बेटा पत्थर का प्रयोग के आधार पर जो है इस काल को भी 3 भागों में बांट लिया गया, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। मतलब एक जो सबसे निचला वाला था निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल आपका आ गया। दूसरा वाला हो गया मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है, कौन हो गया? मध्य पुरा पाषाण काल हो गया। और तीसरा वाला बेटा हो गया इसी में से उच्च पुरा पाषाण काल। कौन हो गया? उच्च पुरा पाषाण काल। मतलब मैंने आपको बताया कि जो पाषाण कालीन संस्कृतियां थी, पाषाण काल में अधिक से अधिक पत्थरों का प्रयोग किया गया, अलग अलग तरीके के पत्थरों का प्रयोग हुआ, तो उस आधार पर पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया। लेकिन जो बेटा पूरा पाषाण काल था यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए क्या किया गया, इस टाइम पीरियड को भी 3 भागों में आपके निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा और उच्च पुरा पाषाण काल में बांट दिया गया। अब इनका डिटेल कर लेते हैं। बेटा जो निम्न पुरा पाषाण काल था ना इसका जो अधिकांश टाइम पीरियड है वो हिम युग में बीत जाता है, अर्थात बर्फीले युग में गुजर जाता है। इस काल के उपकरणों में मूल रूप से आपको 2 प्रकार के उपकरण देखने को मिलेंगे। एक जो है हैंड एक्स संस्कृति देखने को मिलेगी, ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल में। एक आपको हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण देखने को मिलेंगे, और दूसरे आपको जो मिलेंगे वो बेटा मिलेंगे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के जो है उपकरण देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर ये मान सकते हो कि इस टाइम पीरियड में जो मनुष्य था ना गंगा और यमुना के मैदान थे, और अगर बात करें सिंधु का जो कछारी मैदान वगैरह था यहाँ पर निवास नहीं करता था। कुल मिला गंगा यमुना के किनारे मनुष्यों ने निवास करना उस समय शुरू नहीं किया था। वो आपका जो है निम्न पुरा पाषाण काल का दौर होता है। कुल मिलाकर के इन क्षेत्रों में मानव की बस्ती आप बनाई ही नहीं गई थी, क्योंकि वहां तक मानव भी पहुंचा भी नहीं था। अब हम बात करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल की, ठीक है। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या होता है कि मानव क्वार्टजाइट को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता था। मतलब क्वार्टजाइट मध्य पुरा पाषाण काल में आपके जो है क्वार्टजाइट, ठीक है, इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग अधिक मात्रा में देखने को मिलता है कच्चे माल के रूप में। और इस समय जो है क्या होता है नियंडरथल मानव का ये टाइम हुआ करता था। मतलब ये जो मध्य पुरा पाषाण काल था ना ये आपके जो है नियंडरथल मानव का काल हुआ करता था।
इसका नाम सुना होगा आपने, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। तो मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है आपके निएंडरथल मानव का। साथ ही साथ मोस्तारी संस्कृति को अगर आप जानना चाहें तो मोस्तारी संस्कृति भी आपको जो है यहीं पे देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर मोस्तारी संस्कृति भी जो है देखने को मिलेगी आपके मध्य पुरा पाषाण काल में। अब हम उच्च पुरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं। तो बेटे इस काल में क्या होता है ना, दो विशेषताएं देखने को मिलती है। पहला, चकमक उद्योगों की स्थापना देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में। मतलब यहाँ पर आपको जो है चकमक उद्योगों की स्थापना अधिक से अधिक देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है कि होमोसैपियंस, जिसे आप आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम बोलते हो ना, होमोसैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है ना होमोसैपियंस। तो बेटा आधुनिक मानव का जन्म देखने को मिलता है, ठीक है, आधुनिक मानव का जो है जन्म आपको देखने को मिलेगा उच्च पुरा पाषाण काल में। ये बात भैया समझ में आ गई। इसके साथ ही साथ में इस काल की और भी विशेषता रहती है कि नक्काशी की बात हो, चित्रकारी की बात हो, दोनों कलाओं का विकास भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें चित्रकारी की, तो चित्रकारी में इस काल में लोग हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग जो है किया करते थे। मतलब हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग कहीं ना कहीं यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ जाते हैं आगे और मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, ठीक है। कहाँ पे चलते हैं? मध्य पाषाण काल। तो अब थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है इसे मैं जो है थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक की बातें आपको स्पष्ट हो गई है। अब बारी है भैया मध्य पाषाण काल की, ठीक है। तो एक्चुअली मध्य पाषाण काल में होता क्या है कि जो जलवायु गर्म थी और शुष्क भी थी। मतलब जलवायु आपकी गर्म भी हो चुकी थी और शुष्क भी हो चुकी थी, सूख चुकी थी। पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं की स्थिति और परिस्थिति में भी बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर आप बात करो मध्य पाषाण काल की तो प्यारे बच्चों, यह काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का एक संक्रमणकालीन अवस्था होती है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको मध्य पाषाण का पुरा पाषाण काल के देखने को मिलेंगी मध्य पाषाण काल में, और नव पाषाण काल की भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब क्या होता है ना, ये संक्रमणकालीन अवस्था थी, संक्रमणकालीन अवस्था थी। मतलब आधा इधर से आधा इधर से, कुछ बहुत थोड़ा बहुत नया। बात समझ रहे हो ना? कहने का मतलब है संक्रमणकालीन अवस्था होती है आपकी कौन? मध्य पाषाण काल। तो मनुष्य जो है शिकार करने की तकनीक जो है जानता था, लेकिन हाँ बदलाव जरूर आ चुका था, क्योंकि शिकार तो पूरा पाषाण काल में भी मनुष्य करता था, लेकिन थोड़ा सा तरीके में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल में। यहाँ पर भी जो है नई नई तकनीक जो है देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस काल में मनुष्य कैसा था, तो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था मनुष्य उस समय, और साथ ही साथ में क्या करता था, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बड़े जानवरों का शिकार करना भी शुरू कर दिया था उसने, और तीर कमान का जो है विकास हो गया था। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे जो है तीर कमान का जन्म जो है कब किया गया, खोज कब की गई, तो ये आपको जो है मध्य पाषाण काल में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। अब मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बारे में जानकारी भी हम कुछ ले लेते हैं, जिससे कि इस टॉपिक को और बढ़िया समझ में आ जाए। तो आजमगढ़ में एक मध्य पाषाण कालीन जो है स्थल देखने को मिलेगा। आजमगढ़ जो है एक, आजमगढ़ क्या कहोगे, आदमगढ़ कहो, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है और ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि प्रारंभिक पशुपालन के आपको साक्ष्य देखने को मिलेंगे आदमगढ़ में, ठीक है। आदमगढ़ आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ेगा और यहाँ पर जो है आपको किसके साक्ष्य मिलेंगे, तो यहाँ पर बच्चों आपको साक्ष्य मिल जाएंगे पशुपालन के। भीमबेटका का नाम जानते होंगे, तो भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश राज्य में ये भी मिलेगा, और यहाँ पर जो है गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर आप जानना चाहोगे ना, तो आदमगढ़ चले जाओगे तो पशुपालन के साक्ष्य मिल जाएंगे। अगर भीमबेटका मध्य प्रदेश चले जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है चित्रकारी, गुफा चित्रकारी के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा नव पाषाण काल की, ठीक है। नव पाषाण काल में एक्चुअली क्या होता है, तो इस काल तक पहुंचते पहुंचते जो मनुष्य था वो खाद्य उत्पादन और पशुओं को जो है पालतू बनाने की कलाओं से परिचित हो चुका था। मतलब जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था और मतलब खेती करना सीख गया था, फसलें उत्पादन करना सीख गया था। नवपाषाण युग के निवासियों की बात की जाए तो सबसे पुराना कृषक समुदाय का सदस्य जो है नवपाषाण काल के सदस्यों को ही माना जाता है। ये बात भी समझ लीजिए, ठीक है। इस समय जो लोग थे ना, मिट्टी और सरकंडे के द्वारा गोलाकार या फिर आयताकार घरों को बना करके जो है वहां पर रहा करते थे। अगर कुंभकारी कला की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस काल में। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि कुंभकारी कला जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नवपाषाण काल में, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे
गेहूं, जौ, कपास वगैरह आदि का ये लोग काम करते थे। मेहरगढ़ से ऐसी जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कच्ची ईंटों के घरों में निवास भी किया करते थे और नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो नवपाषाण काल के बारे में समझ गए कि बहुत कुछ परिवर्तन होता है, शिकार के तरीके बदल जाते हैं। शिकार क्या करते हैं, क्योंकि उस समय खुद ही पालतू करने लगते हैं जानवरों को, शिकार करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं ना आप सभी। और उसके बाद फसलों का उत्पादन करना भी सीख लेते हैं, इसलिए वहां पर भी शिकार की जरूरत नहीं है। तो अब कुछ स्थलों को जानते हैं। जैसे आपने मेहरगढ़ का नाम सुना है ना, बलूचिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। ये आपके नवपाषाण कालीन स्थल है, क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से बेटा आपको जो है जौ के साक्ष्य मिले हैं और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य देखने को यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। बुर्ज होम का नाम सुना होगा, जो कि आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो है गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं। मतलब बुर्ज होम में अगर बात करोगे ना, तो यहाँ पर जो है आपको गड्ढा घर के साक्ष्य जो है मिल जाएंगे। गड्ढा, ओके, गड्ढा घर के साक्ष्य जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बुर्ज होम से। अगर आप कोल्डी हवा चले जाओगे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में, तो यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत सारी बातें थी जो आपके जो है प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड थे। लेकिन अभी बहुत सारी संस्कृतियों का हमें जिक्र करना है, तो हम ताम्र पाषाण काल के बारे में भी यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, जिससे कि इस टॉपिक को और बल मिले। अगर यहाँ से प्रश्न मान लो कहीं से भी उठाया जाए, क्योंकि ताम्र पाषाण काल भी एक दौर आता है और वो भी आपके प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियों के अंतर्गत ही आता है, तो उसे भी यहाँ पर हम जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ताम्र पाषाण काल, नाम ही है ताम्र पाषाण काल। इस काल के बारे में हमें जानकारी विशेष करके ध्वंसावशेषों से प्राप्त होती है। जो अवशेष हुए हैं, जो ध्वंस हो चुके हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है। और ताम्र पाषाण काल संस्कृति में सिंधु सभ्यता का प्रभाव काफी देखने को मिलता है। मतलब जो ताम्र पाषाण काल संस्कृति है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। अब जैसे कि बात करें ताम्र पाषाण कालीन की जो है कृषि संस्कृतियां कौन कौन सी, तो बेटा इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि तांबे और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग जो है साथ साथ देखने को मिलता है। और इस काल में आपके जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में जो आहार और बनास संस्कृति है, वहां पर विकास देखने को मिलता है। मतलब ताम्र पाषाण काल में अगर राजस्थान क्षेत्र में चले जाओगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आहार और बनास संस्कृति देखने को मिलेगी। आहार संस्कृति भी देखने को मिलेगी और बनास संस्कृति भी देखने को मिलेगी। और ये आपको जो है पूर्व राजस्थान में मिलेंगे। ठीक है, पूर्व राजस्थान क्षेत्र में इनका जो है विकास हो चुका था, काफी फल फूल रही थी ये संस्कृतियां। ठीक है, आहार नामक स्थान से जो है, और ये जो आहार नामक स्थान है ना, यहां से बेटा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से कौन से उपकरण मिले हैं, तो यहां से बच्चों आपके तांबे के उपकरण अधिक से अधिक प्राप्त हुए हैं। क्लियर। ताम्रपाषाण का स्थल के अगर बारे में और जानना चाहो तो मेहरगढ़ का आपने नाम सुना होगा। तो मेहरगढ़ से बेटा आपको कपास उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसी में से आपको इसी सभ्यता के अंतर्गत मेहरगढ़ नामक स्थान मिलेगा, मेहरगढ़, और यहाँ से जो है कपास उत्पादन के साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर आप जान लीजिए। कुछ अन्य ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों इस समय देखने को मिलती है। भाई जरूरी नहीं कि यहाँ पर है, कुछ आसपास भी है। जैसे कि क्वेटा संस्कृति का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, यहीं पर आपको जो है क्वेटा संस्कृति का जो है नाम देखने को मिलेगा। और इस संस्कृति के अंतर्गत देखोगे कि गुलाबी रंग के सफेद पट्टी वाले मृदभांड देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मृदभांड देखने को मिलेंगे, और मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन देखने को मिलेंगे। और ये गुलाबी रंग के भी होंगे और सफेद पट्टी भी होगी उनमें। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो गैरिक मृदभांड संस्कृति भी हमें जो है ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत ही देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होता था, जो घर हुआ करते थे ना, वो बेटा सरपट के बनाए जाते थे। ठीक है, सरपट होता है तो उससे बनाए जाते हैं, पतला पतला ही होता है। अगर आप गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो चरी वगैरह जानते होंगे, है ना, तो उसी तरीके का होता है सरपट। तो उसी से जो है ये बनाए जाते थे। ठीक है, घर मोड़ के, क्योंकि काफी ठीक ठाक होता है और बारिश को काफी रोक सकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जाता था गैरिक मृदभांड संस्कृति में। ठीक है, कहां पर, गैरिक मृदभांड संस्कृति में जो है इनका प्रयोग देखने को मिलता है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, तो इसका प्रारंभिक साक्ष्य 1946 में अहिस छत्र से देखने को हमें मिलता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर जाओगे तो मालवा संस्कृति का विकास मिलेगा। मतलब अगर आप जो है वेस्ट एमपी में जाओगे ना, मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश में जाओगे,
तो यहाँ पर आपको जो है कौन सी संस्कृति मिलेगी, मालवा संस्कृति मिलेगी। ठीक है, मालवा संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में आपको। और उत्तम कोट के मृदभांड भी यहाँ पर जो है इनका निर्माण हुआ करता था मालवा संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है, जोरवे संस्कृति का भी नाम सुने होंगे। ठीक है, जोरवे संस्कृति, तो बहुत सारी संस्कृतियों की भी हम बात कर रहे हैं ना एक्चुअली, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जोरवे संस्कृति की अगर बात करोगे तो जोरवे संस्कृति आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, मतलब वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ती है, पहले तो बंटवारा ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो जोरवे संस्कृति में जो घर थे ना वर्गाकार और आयताकार बनाए जाते थे, फिर आगे चल के और विकास हुआ और उन्होंने वृत्ताकार घर बनाना भी शुरू कर दिया। अब यहीं पर हम एक बात और कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल करके जब संस्कृतियों का और विकास होता है और हमें लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि लौह काल आ जाता है। ठीक है, वो भी क्योंकि प्रागैतिहासिक संस्कृति के अंतर्गत ही आता है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं लौह टाइम पीरियड पर। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब आता है बेटा लौह काल। तो बेटा जो लौह काल होता है ना, इसका निर्धारण 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। मतलब अगर बात करोगे ना तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है, के बीच में जो है आपका लौह काल का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, इस समय जो उपकरण थे उनके निर्माण में लोहे का प्रयोग कहीं न कहीं शुरू हो चुका था, और उत्तर भारत में जो लौह काल था यहाँ पर चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति भी जो है कहीं न कहीं फलती फूलती रहती है। तो कहने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है कि उपकरण बनाने में कहीं न कहीं लोहे का प्रयोग अधिक से अधिक जो है देखने को मिलता है, शुरुआत हो जाती है ठीक ठाक तरीके से। तो इस तरीके से जो आपकी प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियां थी, मैंने जो है कम से कम शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उस पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो दे दिया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सी यू।